एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कोमल व्यास शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू अद्वैत एजुकेशन पावर्ड बाय गेट एकेडमी, स्ट्रेट पे टू गवर्नमेंट जॉब। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज द लैंडमार्क केसेस। जितने भी लैंडमार्क केसेस हुए हैं आज तक हमारे देश में, उन सबको हम पढ़ेंगे और किस तरह से पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में एक टग ऑफ वॉर चलता रहा और इससे रिगार्डिंग फिर धीरे धीरे किस तरह के जजमेंट्स आने लग गए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, आपको काफी अच्छे से समझ में आएगी और इसी की ही ब्रीफिंग्स जो है वो आगे चल के बनता है हमारा सबसे बड़ा केस, दैट इज द केशव नंद भारती केस। तो देखते हैं कि उसकी शुरुआत कैसे हुई, कौन कौन से जजमेंट्स आए थे। अब जजमेंट जानने से पहले आपको कुछ आर्टिकल्स जानना जरूरी है। तो सबसे पहले एक आर्टिकल है हमारे पास, आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 13 ये बोलता है कि एनी लॉ दैट इज इनकंसिस्टेंट विथ और डेरोगेशन विथ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड एंड इनवैलिड। इसका मतलब अगर मैं हिंदी में बोलूं तो ये होता है कि कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट अगर बनाया जा रहा है और अगर वो आपके फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से नहीं है, अगर उस लॉ या एक्ट से आपका जो फंडामेंटल राइट है अगर वो हनन हो रहा है, अगर आपका मूल अधिकार है वो हनन हो रहा है, तो फिर उस पर्टिकुलर लॉ या एक्ट जो है उसको आप नल या वॉइड मानोगे। नल और वॉइड हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये चीज हमारे आर्टिकल 13 में लिखी गई है, बिकॉज आर्टिकल 13 से 35 आपका आता है फंडामेंटल राइट्स के अंदर में। अब देखिए नेक्स्ट है आपका शेड्यूल 9। तो जब मैंने आपको शेड्यूल्स बताए थे तब मैंने आपको इस शेड्यूल 9 के बारे में बताई थी कि शेड्यूल 9 डील करता है लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, कि जो भी भूमि सुधार कानून आए थे तो उसके साथ में एक शेड्यूल 9 को भी लाया गया था। तो इसमें वो सारे एक्ट हैं, सारे लॉज हैं जो कि आपके लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड हैं। और इसके अलावा इसमें और एक चीज ये ऐड की गई कि इस शेड्यूल 9 के अंदर में हम जो भी एक्ट, जो भी लॉज लेकर आएंगे तो उसका आप जुडिशियल रिव्यू नहीं करा सकते, उसकी आप न्यायिक जांच नहीं करवा सकते। ऐसा शेड्यूल 9 की शुरुआत में लिखा गया था जब शेड्यूल 9 बनाया गया था। तो उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते इस ग्राउंड में कि वो फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। इसके बाद में एक और चीज यहां आपको समझनी है, 17th अमेंडमेंट ऑफ 1964। तो देखिए अमेंडमेंट्स मैंने आपको बताया बहुत सारे चेंजेस लाए गए हमारे संविधान में, बहुत सारे आर्टिकल्स, पार्ट्स, शेड्यूल्स को रीशफल किया गया, डिलीट किया गया और बहुत सारों को ऐड भी किया गया। तो वैसे ही एक 17th अमेंडमेंट किया गया और इसके तहत और भी कई सारे एक्ट्स और लॉज थे जिन्हें हमने 9th शेड्यूल में डाल दिया। मैं यहाँ पे बेसिक ये 3 चीज इसलिए बताई ताकि जब मैं आपको इसकी स्टोरी बताऊंगी, जब हम एक एक केस को पढ़ते जाएंगे तब आपको ये चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले लैंडमार्क केस से पहले मैं आपको एक बेसिक केस बताऊंगी जो कि लैंडमार्क तो नहीं है लेकिन हाँ एक शुरुआत इस चीज की हो गई थी। तो देखिए रोमेश थापर एंड श्रीमती चंपकम डोराय राजन केस। इसमें हुआ ये था कि रोमेश थापर जी एक पत्रकार थे, एक जर्नलिस्ट थे एंड मई 1950 के आसपास में इन्होंने एक पेपर में, उस पेपर का नाम था क्रॉस रोड जर्नल। तो इस जर्नल में इन्होंने नेहरू की पॉलिसीज जो है उसका काफी क्रिटिसिज्म किया था, काफी गलत चीजें बोली थी। गलत इन द सेंस गलत नहीं हो सकती, एक पर्टिकुलर चीज को आप देखोगे तो एक साइड से वो गलत होती है, एक साइड से वो सही होती है। तो इन्होंने अपने व्यूज, अपने विचारों को रखा था। तो उस वजह से इनके ऊपर एक केस बना और उस केस का नाम है रोमेश थापर वर्सेस केस ऑफ मेड्रास। और इसमें यह बोला गया कि क्या फंडामेंटल राइट जो है आपका, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का जो अधिकार है, तो वो उसकी लिमिटेशन क्या है। राइट भाई, आपको फंडामेंटल राइट तो दे दिया गया है कि आप बोलो, तो क्या आप एक पर्टिकुलर पर्सन की क्रिटिसिज्म्स कर सकते हो क्या उसके अंदर में, उनकी पॉलिसीज की? ऑब्वियसली कर सकते हो। तो उसी के ऊपर में ये केस था। तो रीजन क्या क्या था? सबसे पहले उन्होंने ये क्रिटिसिज्म किया क्यों? तो उन्होंने ये क्रिटिसिज्म इसलिए किया बिकॉज द फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुआ था, तो फर्स्ट अमेंडमेंट वाज रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स। कहानी क्या है आप लोग को पता ही होगी कि जो भी इंडिपेंडेंस के टाइम पे बहुत सारी जमीनें थी जो जमींदारों के पास में थी। तो अब
हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, हमें डेवलप होना है, तो उसके लिए हमें चाहिए जमीन। तो जो गवर्नमेंट थी वो काफी सारे एक्ट्स और लॉज लेकर आई कि एक पर्टिकुलर एकड़ के अलावा अगर आपके पास में उससे एक्सेस में कोई जमीन है तो उसे गवर्नमेंट जो है वो आपसे ले लेगी, उस पर गवर्नमेंट का अधिकार रहेगा और गवर्नमेंट उस जमीन को दूसरे फार्मर्स, दूसरे टेनेंट्स, ये लोगों को बांट देगी सो दैट वो लोग वहां पे फार्मिंग कर सके और इंडिया को आगे डेवलप कर सके। तो ये हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट था। तो बहुत क्रिटिसिज्म हुआ इसका, काफी लोगों ने अच्छा भी बोला एंड ऑब्वियसली जो भी जमींदार थे वो लोगों के लिए तो ये अच्छी चीज थी ही नहीं, तो वो लोगों ने क्रिटिसिज्म किया। इसके अलावा एक 9th शेड्यूल को ऐड किया गया जिसमें हमने क्या किया था, जो भी एक्ट, जो भी लॉज जो भूमि सुधार से रिलेटेड थे, जो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड थे, तो वो सबको हमने 9th शेड्यूल में डाल दिया। और ये भी कह दिया कि साथ में कि जुडिशियल रिव्यू इनका नहीं होगा, न्यायिक जांच नहीं होगी। तो अब देखिए ये सब जो कहानी चल रही है ये लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड चल रही है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चल रही है, लेकिन उस टाइम पर ड्यूरिंग जब कॉन्स्टिट्यूशन बना और जो ये वाला फेज था, इस टाइम पे जो हमारा फंडामेंटल राइट है, तो राइट टू प्रॉपर्टी क्या था, आपका एक फंडामेंटल राइट था उस टाइम पर। तो अब वो नहीं है, अब वो एक लीगल राइट है, अब वो फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन उस टाइम पे वो एक फंडामेंटल राइट था। तो इसलिए ये सब रीजंस हैं कि आपके जो आगे के केसेस हैं वो बनना चालू हो गए। ठीक है, तो ये रोमेश थापड़ में तो आपका ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक प्रॉब्लम आ गया। इसके बाद में एक चंपकम डोरायराजन केस था, तो ये आपकी इक्वालिटी से रिलेटेड थी। इनका एक जगह पे एडमिशन रुक गया था और तब ये कोर्ट के पास गई और इन्होंने कहा कि क्या इक्वालिटी है कि नहीं है, बिकॉज फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी तो है हमारी फंडामेंटल राइट, कहीं ना कहीं वो मेरी हनन हो रही है, तो उसको आप कैसे जस्टिफाई करोगे, कैसे सही करोगे। तो इस पर जो पार्लियामेंट था, जो स्टेट गवर्नमेंट थी, उसने क्या कहा कि हम लॉज बना सकते हैं। 1 सेकेंड, हम क्या कर सकते हैं, हम लॉज बना सकते हैं, किस लिए, टू गिव स्पेशल प्रोविजंस। अगर हमें गरीबों को, चिल्ड्रन को, विमेन को, कोई वीकर सेक्शन को अगर हमें कुछ स्पेशल प्रोविजंस देना है तो सरकार के पास में ये अधिकार है कि वो कानून बना सकती है। और साथ में हमारे पास ये भी अधिकार है कि हम फंडामेंटल राइट्स को भी क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से। साउंड्स थोड़ा सा अजीब, लेकिन हाँ हम कर सकते हैं। हिंदी में मैं बोलूं तो मूल अधिकारों को हम बदल सकते हैं लोगों के सामाजिक और आर्थिक सुधारों के लिए। ये किसने कहा, ये पार्लियामेंट जो स्टेट है, गवर्नमेंट जो है, तो ये उनकी तरफ से आया बयान था कि भैया ये रीजंस हैं। और रोमेश थापर का प्रॉब्लम क्या था और चंपकम जी का क्या प्रॉब्लम था, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, अब यहाँ पे बात एक आ जाती है आर्टिकल 368 की। तो आर्टिकल 368 क्या बोलता है, इस आर्टिकल के अंदर में ये लिखा है कि पार्लियामेंट के पास में ये पावर्स है कि वो संविधान के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, अमेंडमेंट्स कर सकती है, बदल सकती है, ऐसा आर्टिकल 368 में लिखा हुआ है। अब लेकिन अगर सरकार चाहे तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पर अगर उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगाए, राइट टू प्रॉपर्टी पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए, तो वैसे रेस्ट्रिक्शंस भी वो लगा सकते हैं। तो अब देखिए इससे हुआ क्या, इससे इसके इफेक्ट ये हो रहे थे कि धीरे धीरे जो ट्रेडिशन है वो ये आने लग गया कि आप संविधान, जो संसद है, पार्लियामेंट जो है, वो संविधान को अमेंड कर रही है, लेकिन उसे जुडिशियल रिव्यू के बाहर रख रही है। कि उनका ये कहना था कि हम ही सही है, हमने जो अमेंडमेंट्स कर दिए वो सही है, उसके ऊपर आप न्यायिक जांच नहीं कर सकते। ओके, और साथ में ये कहना था कि पॉलिसीज जो हम बना रहे हैं वीकर लोगों के लिए, तो वो आपका राइट टू इक्वालिटी जो है उसको वायलेट नहीं करता। जैसे आज देख लीजिए, आज भी रिजर्वेशंस हैं, तो उसके पीछे भी लोग बोलते हैं कि राइट टू इक्वालिटी नहीं है, लेकिन वैसा नहीं है। ओके, कहीं ना कहीं स्पेशल प्रोविजंस देना जरूरी हो जाता है उन सेक्शन वालों को, तो इसलिए उन्हें ये दिया जाता है। अब देखिए, पहली बार ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने कब आया, पहली बार आया शंकरी प्रसाद केस में। देखिए शंकरी प्रसाद कौन थे, ये बिहार के एक
जमींदार थे, तो इनकी भी जमीन ऑब्वियसली ले ली गई। तब पहली बार ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने आया कि क्या फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे मूल अधिकार हैं, क्या उन्हें संशोधित किया जा सकता है। इंग्लिश में बोलूं तो क्या हम उसे अमेंड कर सकते हैं अंदर आर्टिकल 368। बिकॉज 368 में क्या लिखा हुआ है कि आप संविधान के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हो। तो मतलब किसी भी पार्ट में तो फंडामेंटल राइट भी आ गया, तो क्या आप फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकते हो, क्योंकि वो तो भाई किसी के मूल अधिकार है ना, आप उन्हें कैसे लोगे। तो ये पहली बार क्वेश्चन शंकरी प्रसाद केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के सामने में आया। तो देखिए रीजन तो मैंने बता दिया है, वही रीजन है कि जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश करना था। तो इसलिए कुछ स्टेट्स, कुछ राज्य जो थे, वो लोग जमींदारी एबॉलिशन एक्ट जो है वो लेकर आ रहे थे और क्या कर रहे थे कि जमींदार लोग जो बहुत बड़ी बड़ी ह्यूज लैंड होल्डिंग्स रखे थे, तो उनसे वो क्या करते थे, वो लैंड्स को ले देते थे और दूसरे फार्मर्स को दे देते थे, डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे अमंग टेनेंट्स, जिससे कि वो अच्छे से फसल उगाएं एंड देन आपका एक जो देश है वो आगे डेवलप होना चालू हुआ। एक्चुअली ये रीजन था और इसीलिए जो भी लैंड ओनर्स थे वो लोग क्या करते थे, रिट्स फाइल करते थे सुप्रीम कोर्ट में। नाउ दिस वाज चैलेंज्ड। अब शंकरी प्रसाद चले गए, उन्होंने इस बात को क्या कर दिया, चैलेंज कर दिया। जो ये आपका जमींदार एबॉलिशन एक्ट है, इसको क्या कर दिया, चैलेंज कर दिया और उन्होंने कहा कि ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सॉरी, इसका मतलब क्या होता है, असंवैधानिक है, ये संविधान के अगेंस्ट है और ये वायलेट कर रहा है। किस चीज को ये वायलेट कर रहा है, राइट टू प्रॉपर्टी को, बिकॉज तब तक राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट थी। तो भैया आप मेरे मूल अधिकार को ले रहे हो मुझसे, तो क्या मैं चुपचाप तो नहीं बैठूंगा, मैं तो सीधा कोर्ट भागूंगा। तो मैं कोर्ट चला गया, ओके, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी कहाँ है, आपके फंडामेंटल राइट के अंदर में है और इसलिए ये चीज क्या हो गई, आपकी असंवैधानिक हो गई। तो फिर जब अलग अलग रिट्स लगाए गए आपके हाई कोर्ट्स में, तो पटना का जो हाई कोर्ट था उसने इस चीज को माना कि हाँ ये क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन इलाहाबाद और नागपुर हाई कोर्ट ने इस चीज को अपहेल्ड किया। इस एक्ट को अपहेल्ड करने का मतलब होता है कि जो एक्ट चलते आ रहा है वही आगे चलेगा, उसको ओवर रूल नहीं किया गया है, उसको नल और वॉइड नहीं माना गया है। तो इलाहाबाद और नागपुर हाई कोर्ट ने कहा कि ओके सही है, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने क्या बोला कि ये क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ओके, तो अब देखिए अब क्या हुआ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना, एक बार पढ़ो ना तो मतलब मजा आ जाए, आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो मेन मुझे आप लोग को केशव नंद भारती केस समझाना है, लेकिन वो डायरेक्टली आपको नहीं समझेगा, उसके लिए आपको ये छोटे छोटे केसेस को भी थोड़ा सा समझना होगा। तो अब देखिए जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, अब इसमें प्रश्न चिन्ह लग गया जो लैंड रिफॉर्म का था कि क्या ये वैलिड है कि नहीं, सही है कि नहीं, वही चीज यहाँ पे बोला गया। तो इस पर बहुत सोच विचार किए गए और सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये आदेश दिया। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश सुनिए क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद केस में ये कहा कि जो ऑर्डिनरी लॉज होते हैं, ऑर्डिनरी लॉ मतलब जो साधारण कानून होते हैं, लॉज, और जो अमेंडमेंट होते हैं, संशोधन जो होते हैं, ये दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं, दोनों बहुत अलग चीजें हैं। ठीक है, ये चीज किसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने। किसके केस में, शंकरी प्रसाद के केस में ये चीज कह दिया। मतलब इन्होंने क्या किया कि जो अमेंडमेंट की सारी पावर है वो किसको दे दी, पार्लियामेंट को दे दी, कि ओके आपके पास पूरे पावर्स हैं, आप अमेंड करते रहो। ओके, क्योंकि ना जो नॉर्मल लॉज होते हैं और अमेंडमेंट्स दोनों अलग हैं, और आर्टिकल 13 मतलब फंडामेंटल राइट जो है उसके अंदर में जो आता है वो क्या आता है, आपका साधारण कानून बनाने की बात चल रही है। जो आर्टिकल 13 में कहा गया ना कि अगर कोई लॉ या कोई कानून बनाया जाता है जो अगर आपके मूल अधिकार को ले रहा है, तो फिर वो आपका क्या नहीं रहेगा, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। ठीक, तो ये कहा कि इसमें आर्टिकल 13 में, तो उसमें बात किसकी की गई, कानून की, लॉज की बात की गई, वहां कहीं भी अमेंडमेंट की बात तो हुई नहीं है, तो अमेंडमेंट जो है उसकी बात नहीं की गई है। तो ये दोनों चीजें क्या हो गई हैं, अलग हो गई। तो इसके इफेक्ट क्या हो गए कि पार्लियामेंट को पूरी छूट मिल गई अमेंडमेंट्स करने की।
अब देखिए, फिर नेक्स्ट केस आया सज्जन सिंह केस वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965। अब इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ कुछ यूं कि एक 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1764 में, और इसमें कुछ 44 एक्ट्स और लॉज को 9th शेड्यूल के अंदर डाल दिया गया अगेन। और मैंने बताया था 9th शेड्यूल के अंदर कोई चीज डली है मतलब उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, ये चीज को डाल दिया। तो इसकी वैलिडिटी पर क्वेश्चन किया गया कि ये चीज सही है कि नहीं। यहां एक चीज याद रखना कि शंकरी प्रसाद केस में क्या पूछा गया था कि क्या पार्लियामेंट जो है उसके पास ये अधिकार है क्या कि वो आपके संविधान को अमेंड कर सकती है, आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको अमेंड कर सकती है। ये शंकरी प्रसाद में पूछा गया था। सज्जन सिंह केस में ये कहा गया, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे इस बारे में बात नहीं हुई कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है कि नहीं। यहाँ पे बात ये हुई कि जो अमेंडमेंट हो रहा है क्या वो एक प्रोसीजर के साथ में हो रहा है, मतलब जो अमेंडमेंट करने की प्रक्रिया है क्या वो सही है कि नहीं। ये बात किसमें की गई? सज्जन सिंह के केस में, ठीक है। लेकिन देखो ये केस भी आपका डिसमिस कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ये कहा कि फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड कर सकते हो, अमेंड कोई भी लॉ नहीं है और इसको रिव्यू नहीं किया जा सकता कोर्ट्स में ये रिव्यू नहीं हो सकते, ऐसा सज्जन सिंह केस में भी कह दिया गया। अब देखो लेकिन इससे एक इनके दिमाग में भी एक चीजें चलने लग गई, कहीं ना कहीं पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर का जो वर्ड है वो यहाँ पे लाया गया और ये कहा गया कि जो मेकिंग अ चेंज इन द बेसिक स्ट्रक्चर, जो मूल सिद्धांत है आपके, अगर आप उसको कुछ चेंज करते हो तो क्या उसे सिर्फ एक अमेंडमेंट माना जाएगा? क्या आप उसे सिर्फ एक संशोधन मानोगे या फिर ये मानोगे कि आपने संविधान को फिर से लिखा है, रीराइट आपने संविधान को किया है, या फिर उसको एक छोटा सा बस अमेंडमेंट ऐसी कोई संशोधन मान लोगे? ये चीज किसमें कही गई? इसी सज्जन सिंह केस का रिजल्ट आ गया था, जजमेंट आ गई थी, लेकिन उसके बाद में इसके बारे में बोला गया कि ये चीज को भी सोचा जा सकता है। अब देखिए इसके बाद एक इंपॉर्टेंट केस आया आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हो जाता है। अब देखो इसमें भी सेम चीज थी, दो ब्रदर्स थे जिनके पास में अप्रोक्स 500 एकर्स की जमीन थी, कहां? पंजाब में। तो पंजाब गवर्नमेंट ने एक एक्ट लेकर आए जो कि लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड था और उन्होंने कहा कि 30 to 40 हेक्टेयर तक आप रख सकते हो लैंड, लेकिन उसके अलावा जो बाकी की लैंड है ये आपकी गवर्नमेंट जब्त कर लेगी और दूसरों को दे देगी। तो इसलिए फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए और वहां पे इन्होंने चैलेंज किया 1st, 4th and 7th अमेंडमेंट। ठीक, अब देखिए इसके अलावा इस एक्ट में और क्या किया गया? जो पंजाब ने जो एक्ट लाया थे लैंड रिफॉर्म एक्ट, तो उसमें उन्होंने ये चीज तो बोल दी कि आप इतने हेक्टेयर लैंड रख सकते हो, बाकी आपकी गवर्नमेंट रखेगी, और साथ में उस पर्टिकुलर एक्ट को 9th शेड्यूल में डाल दिया। 9th शेड्यूल में डालने से क्या होता है? सेम थिंग कि जुडिशियल रिव्यू उसका नहीं हो सकता। तो फिर ये लोग गए वापस से सुप्रीम कोर्ट के पास और वहां पे फिर इन्होंने ये अमेंडमेंट्स को क्या कर दिया? चैलेंज कर दिया, इनकी वैलिडिटी को चैलेंज कर दिया कि क्या ये सही है कि गलत है। तो देखिए शॉर्ट में देख लेते हैं जल्दी से कि क्या हुआ। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामाइन किया चीजों को और उस टाइम पे 11 जज बेंच बैठी थी, मतलब 11 जजेस बैठे थे इस चीज को एग्जामाइन करने के लिए कि कितना सही है कितना गलत है। और ये जो नंबर होता है ना, ये हमेशा आपका एक ऑड नंबर होता है, ये भी आपको याद रखना है। नाउ वेदर, यहां पे बात क्या की गई कि वेदर क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कुड बी पास्ड टू टेक अवे और एब्रिज फंडामेंटल राइट एंड वेदर कोर्ट्स कैन रिव्यू इट। यहां पे भी ये दोनों क्वेश्चंस ही आए कि क्या पार्लियामेंट जो अमेंडमेंट्स कर रही है, ठीक है, तो वो अमेंडमेंट करके क्या वो आपके मूल अधिकार को ऐसे ही ले सकती है, राइट, या आपके मूल अधिकारों का हनन कर सकती है, और अगर वो हनन कर भी रही है तो क्या कोर्ट इसका रिव्यू कर सकते हैं? ये चीज पूछा गया आईसी गोलकनाथ केस में।
बिकॉज तब तक तो था नहीं कुछ भी रीजन, है ना। 9th शेड्यूल में चीजें थी और साथ में जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने भी ये कह दिया था कि भैया अमेंडमेंट और लॉज अलग अलग हैं और हम इसमें रिव्यू नहीं कर सकते। तो फिर आईसी गोलकनाथ में इनके जो जजमेंट था वो ऑपोजिट हो गया। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक मेजॉरिटी के साथ में कुछ डिफरेंस आया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि लेजिस्लेटिव पावर और कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स दोनों अलग होते हैं। जो शंकरी प्रसाद में थे वो दोनों क्या थे, अलग थे। विधायी पावर्स जिसमें आप क्या कर रहे हो, कोई कानून कोई लॉज ला रहे हो, और कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स जिसमें आप क्या कर रहे हो, संविधान में बदलाव कर रहे हो। तो ये दोनों चीजें क्या है, बहुत अलग है। और साथ में ये भी कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये लॉ के अंदर ही आएगा, वो कानून के अंदर ही आएगा। देखो यहाँ पे क्या हो गया, शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह केस जो है वो क्या हो गए, ओवर रूल्ड हो गए, उल्टे हो गए, है ना। तो आईसी गोलकनाथ में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हैं वो आपके कानून के अंदर ही आते हैं और कोर्ट्स जब चाहे उन्हें रिव्यू कर सकता है, न्यायिक जांच हो सकती है, सारे लॉज की, सारे एक्ट्स की, सारे अमेंडमेंट्स की न्यायिक जांच हो सकती है अगर वो आपके मूल अधिकारों को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है, हनन कर रहा है। ये चीज कहा गया आईसी गोलकनाथ केस में। और उन्होंने ये कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं इन्होंने भगवान का दर्जा दे दिया कि वो बहुत ज्यादा सेक्रेड है, सैक्रोसेंक्ट है ना। और एक नॉर्मली लोग वोटिंग से, जो वोटिंग होती थी पार्लियामेंट में, राइट, कोई भी बिल आया उसमें वोट हुआ और फिर वो एक्ट बन जाता था। तो नॉर्मली सिर्फ एमपीज के वोटिंग से ही आप उसको वीक नहीं कर सकते। ये इतना ज्यादा सेक्रेड और इतना अच्छा है फंडामेंटल राइट कि नॉर्मल से वो नहीं बदला जा सकता। ये चीज है। अब देखिए इस वजह से हुआ क्या, जब ये केस का रिजल्ट आ गया आईसी गोलकनाथ के केस का, तो उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद में पार्लियामेंट ने कुछ चेंजेस किए। पार्लियामेंट ने क्या कहा, पार्लियामेंट ने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 को पास कर दिया और इसके साथ में एक 13(4) इंसर्ट किया, आर्टिकल 13 के अंदर में, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को ही फंडामेंटल राइट से अलग कर दिया, दोनों को अलग कर दिया। कहने का मतलब यह है कि पार्लियामेंट ने यहाँ पे क्या चालाकी की, उसने ये कहा कि जो आपके ये है फंडामेंटल राइट्स जो है, ठीक है, अगर हम कोई संशोधन कर रहे हैं तो वो फंडामेंटल राइट्स के ही अंतर्गत नहीं आएंगे। यही कह दिया सीधे से, है ना, कि संविधान संशोधन जो है उन्हें आर्टिकल 13 के ही बाहर कर दिया कि वो अब उसके अंतर्गत आते ही नहीं है। उन्होंने आर्टिकल 13 को ही अमेंड कर दिया। बोले इतनी टेंशन हो रही है, इतना कजर हो रहा है, तो सबसे अच्छा इसको ही क्या कर दो, अमेंड कर दो। और साथ में इसके पहले जो वीटो पावर्स होते थे प्रेसिडेंट के पास में, तो उसमें वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स जो होते थे तो उनको भी वीटो पावर से प्रेसिडेंट अपने पास रख सकता था। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था अपना 24th के बाद में, प्रेसिडेंट के पास को ये बाउंड कर दिया गया था। क्या कर दिया गया, बाउंड कर दिया गया कि अगर आपके पास कोई संविधान संशोधन का कोई अगर बिल आता है तो आपको उसमें असेंट देना जरूरी हो जाता है। आपको पसंद आए या आपको पसंद ना आए उससे हमको कोई मतलब नहीं है, आपको उसको क्या करना पड़ेगा, असेंट देना पड़ेगा। ये चीज भी इसमें कह दी गई। किसमें, आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसके जजमेंट आने के बाद में पार्लियामेंट ने इसमें कुछ कुछ चेंजेस कर दिए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या क्या कहा था, तो दो चीजें कही कि अगर आपको फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक आपको संविधान सभा की जरूरत है, बिकॉज एक संविधान सभा ने ही हमारा संविधान को लिखा था। तो अगर आपको फंडामेंटल राइट्स में भी कुछ बदलाव करने हैं तो आपको एक संविधान सभा बनानी चाहिए। और आर्टिकल 368 जो है ये पार्लियामेंट को पावर्स नहीं देती, उसे एक प्रोसीजर देती है, एक प्रक्रिया बताती है कि आप अमेंडमेंट कैसे कर सकते हो, लेकिन आपके जो पावर्स हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, लिमिटेड है। तो ये तीन थे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस थे जो हमने आज देखा, और ये आपका बेसिक बना फॉर द मोस्ट बिगेस्ट केस ऑफ इंडिया, दैट इज केशव नंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ
केरला, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे ये केसेस इवॉल्व हुए धीरे धीरे, क्या परेशानियां आ रही थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्या परेशानियां आ रही थी पार्लियामेंट के सामने, क्या परेशानियां थी जमींदारों के साथ में, तो वो सबको हमने देखा और किस तरह से जजमेंट्स जो है वो आपके धीरे धीरे अमेंड होते गए। जजमेंट्स भी यहाँ पे आपके क्या हुए हैं, अमेंड हुए हैं, बदले गए हैं। तो आगे हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच and please do like, share and comment to the video और subscribe कीजिए to the Advait Education and keep learning. Thank you.